हेलो स्टूडेंट्स, हम जो लेसन कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था ये। तो इस लेसन के हम दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये दोनों टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब चैप्टर के बीच में आ गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको पहले ही कहा था एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक एक चीज़ हमने करनी है, एक्टिविटी से लेकर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ज़रा हम देख लेते हैं, क्योंकि हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं तो इन्हें करने में ज़्यादा तकलीफ हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। यहाँ पर कुछ चीज़ें गिवन हैं, हमें इनको मैटर और नॉन मैटर में क्लासिफाई करना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। ठीक है, सबसे पहला है चेयर। क्या चेयर एक मैटर है? सबसे पहले ये बता दीजिए मुझे कि मैटर होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, कोई भी चीज़ मैटर तब कहलाएगी जब वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, कुछ जगह घेर रही हो और उसका कुछ मास हो। तो चेयर जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो ये एक मैटर है। चेयर इज अ मैटर। क्या एयर एक मैटर है? बिल्कुल, एयर इज अ मैटर क्योंकि इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज मास। क्या लव मैटर है? लव इज नॉट अ मैटर, इट इज अ फीलिंग। लव कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, उसका कोई मास नहीं होता, वो मैटर नहीं है। स्मेल इज नॉट अ मैटर क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, ना ही इसका कोई मास होता है। स्मेल एक फीलिंग है, इसलिए ये नॉन मैटर है। हेट इज ऑल्सो अ फीलिंग, हेट इज ऑल्सो नॉन मैटर। आलमंड्स, हाँ बिल्कुल मैटर है, दे ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास। थॉट, ये एक सोच इज नॉट अ मैटर, कोई उसका मास नहीं होता, ना ही कोई ऑक्यूपाई करता है स्पेस, तो इस वजह से ये एक नॉन मैटर है। क्या कोल्ड एक मैटर है? नहीं जी, कोल्ड इज नॉट अ मैटर। कोल्ड वाटर इज अ मैटर, कोल्ड ड्रिंक इज अ मैटर, बट कोल्ड इज अ फीलिंग। मुझे ठंड लग रही है, दिस इज नॉट मैटर। क्या लेमन मैटर है? बिल्कुल है, मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये मैटर है। वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। अगेन स्मेल, ये मैटर नहीं है। ये हमने क्लासिफाई कर दिया मैटर और नॉन मैटर। ये क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। कई दफ़ा मैंने देखा है ये क्वेश्चन आया हुआ है रिपीट होकर। तो ऐसे मतलब ये ना सोचे कि ये चीज़ बहुत इजी है, छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं आप भी और इसी वजह से मार्क्स लूज कर देंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे बार बार, उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस आएगा, मतलब प्रैक्टिस बनेगी उस चीज़ के ऊपर। और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते ही बोलेंगे हाँ हो गया, उड़ा देंगे आप देखते ही। एक भी क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करना, सब कुछ हमें करना है। ठीक है, अगला सवाल है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ पर एक कटोरे में आपका फेवरेट राजमा का सब्जी रखा हुआ है गरम गरम। तो गरम गरम राजमा की सब्जी की स्मेल तो आपकी नाक तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर एक ठंडे कटोरी में सब्जी रखा हुआ है तो वो आपके पास तक स्मेल नहीं पहुंचेगी। ऐसा क्यों होता है? तो हमने ये जाना था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, राइट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, मतलब कि वो ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं, ज़्यादा मोशन में आने लग जाते हैं। मोशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा एयर में खाने के स्मेल के पार्टिकल्स घुल पाएंगे, जिसकी वजह से आपके नाक तक उसकी स्मेल जल्दी आ पाएगी। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन के इंक्रीज होने से ही गर्म खाने की स्मेल हमारे नाक तक पहुंच पाती है। तो हम इस आंसर को लिखेंगे कि एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड, एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड
have more kinetic energy, have more kinetic energy, and hence the rate of diffusion is higher in hot food. ठीक है, as compared to cold food, as compared to cold food. We are able to smell the hot sizzling food several meters away, but to get the smell of cold food we have to go close. तो जो गरम खाना होता है उसके पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब कि मोशन ज़्यादा मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो एयर में अच्छे से घुल पाएगा और हमारे पास गरम गरम खाने की स्मेल जल्दी से आ पाएगी. समझ आ गया हमें ये क्वेश्चन? हम लिख पाएंगे अब एग्जाम में. चलो ओके. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. तो कोई भी डाइवर जो पानी में डाइव कर रहा है, मान लो ये डाइवर है, ये पानी में डाइव कर रहा है एंड ही इज एबल टू कट वाटर, है ना, ये पानी को काटते हुए आगे बढ़ जाता है. तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी ये चीज शो कर रही है? सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है. देखो, इमेजिन करने की कोशिश करना मेरे साथ. मान लो एक सॉलिड वुड है, एक लकड़ी है, आप इसमें डाइव करने की कोशिश कर सकते हो क्या? समझ पा रहे हो मेरी चीज को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसमें हाथ घुसा के डाइव करो, जैसे पानी में आप कूद जाते हो और तैरने की कोशिश करते हो, इसमें कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है. अब लिक्विड में आप देख लो, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से डाइवर आसानी से पानी को काटते हुए निकल जाता है. तो ये चीज़ मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रही है? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो डाइवर वुड नॉट बी एबल टू कट थ्रू द वाटर, वो पानी में तैर ही नहीं पाता. हमें ये चीज़ समझ आ गई? हम आंसर को भी लिख लेंगे क्योंकि छोटा सा है. अब हम बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. एकदम सीधा सीधा सवाल, अभी तक हमने लेसन में यही पढ़ा है, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम. जितने भी हमारे आसपास मैटर हैं उन्हें हम जूम करके देखेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कि दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन. दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन मतलब अगर हम मैटर के पार्टिकल्स को देखेंगे तो ये पाएंगे कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गैस में सबसे ज़्यादा मोशन होता है, फिर लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे कम मोशन होता है. सॉलिड के पार्टिकल्स जैसे मान लो ये उनकी मेन पोजीशन है तो इसी के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते रहते हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर फ्रीली कहीं पर भी नहीं जाते. गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं बट सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं कर सकते. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी. फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ही मतलब इसी अट्रैक्शन की वजह से वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं. समझ आ गई हमें ये बात?
हमने 4 के 4 इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया। ये बहुत इजी थे, क्यों? क्योंकि हमने लेसन को एकदम फील करके पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में हम फर्दर अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको मतलब इस चैनल पे रेगुलरली वीडियोस मिलती रहेंगी आपके 9th 10th क्लास से रिलेटेड। और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, साइंस के, SST के, इवन इंग्लिश के भी। तो आपको अगर इस तरह की हेल्प चाहिए, इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में उसे पूछना ना भूलें, ज़रूर पूछें, आपको अपनी क्वेरी का जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।